हाँ, तो नेक्स्ट अपनी हेडिंग क्या रहेगी, एनसीईआरटी में जो दे रखी है उसी सीक्वेंस में पढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर क्या दे रखा है, टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो हेडिंग डालो टेम्परेचर डिपेंडेंट रेट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन भी ऐसे लिख देते हैं, ऑन रेट ऑफ रिएक्शन पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखने वाले हैं। क्या इफेक्ट पड़ता है, लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि ये क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। अगर टेम्परेचर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करें तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, जस्ट डबल हो जाती है। क्यों डबल होती है, क्योंकि टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू 2 टाइम्स हो जाती है। कितने टाइम्स, 2 टाइम्स हो जाती है। और टेम्परेचर कोफिशिएंट को कैसे हम डिफाइन करते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होता है T+10 डिग्री डिवाइड बाय T डिग्री सेंटीग्रेड। तो सबसे पहले इसमें लिखो जनरली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विथ generally rate of reaction increase with increase in temperature, generally rate of reaction with increase in temperature। rate of reaction को हम इंक्रीज तभी कर सकते हैं जब टेम्परेचर को क्या करें, टेम्परेचर को इंक्रीज करें, ऐसा लिखाया गया है। क्योंकि ऐसा आपको पहले भी बताया गया है, क्योंकि टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगी, इंक्रीज होगी तो नंबर ऑफ कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, कोलिजन ज़्यादा होगी तो रिएक्टेंट ज़्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, ऐसा ही लिखा है। दूसरे पॉइंट में लिखो इट इज ऑब्जर्व्ड दैट रेट ऑफ रिएक्शन गेट डबल, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट रेट ऑफ रिएक्शन गेट डबल फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को क्या करें बताओ, T1 टेम्परेचर को हम T2 करें, कितना इंक्रीज करें, 10 डिग्री सेल्सियस, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है इनिशियल रेट का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो R2 की वैल्यू 2R1 हो जाएगी। ऐसा हमने आपको पहले भी बता रखा है, जो टेम्परेचर कोफिशिएंट के हिसाब से। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है बताओ, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, बता रखा है ना, क्या होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये होता है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन होता है या रेट कांस्टेंट होता है, हाँ तो फिर ऐसे बोलो, रेट कांस्टेंट एट T+10 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या रेट कांस्टेंट ऑफ T+10 डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाय क्या होगा, डिवाइड बाय रेट कांस्टेंट ऑफ T डिग्री सेंटीग्रेड। T डिग्री सेंटीग्रेड में नीचे आएगा, T+10 पे ऊपर आएगा, और इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 2 रहेगी। 2 से 3 तक वेरी कर सकती है, बट जो रूम टेम्परेचर से हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करेंगे तब 2 ही होगी। क्या होगी, 2। तो इसमें लिखो एवरी राइज, क्या लिखा, फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, फुल स्टॉप या ऐसे कोमा डाल के लिखो ऐसे लिखो दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट, नहीं ऐसे फुल स्टॉप डाल के लिखो द टेम्परेचर कोफिशिएंट, ऐसे लिखो द टेम्परेचर कोफिशिएंट may be defined as, ये लिख लो टेम्परेचर कोफिशिएंट को कैसे डिफाइन करेंगे, ये लिखा हुआ टेम्परेचर कोफिशिएंट रेशो होता है। किसका रेशो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन का रेशो होता है। जो ऊपर दो डिनोमिनेटर में तो क्या होता है 10 +
T प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेट कांस्टेंट होता है, डिवाइड में क्या होता है T डिग्री सेंटीग्रेड पे रेट कांस्टेंट होता है। आप अगर इसकी डेफिनेशन आ जाए तो भी लिख सकते हो ना, इट इज ए रेशो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑन T प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू द रेट कांस्टेंट ऑफ T डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसे लिखना है। समझ में आ गई बात? नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। एनसीईआरटी में भी तो दे रखा है, एनसीईआरटी में टेम्परेचर कोएफिशिएंट आपको पहले भी पढ़ा रखा है, हमने पढ़ा रखा है ना। तो अब ये डबल कैसे हो जाएगा, इसके बारे में देखने वाले थे कि डबल कैसे हो जाएगा। तो डबल कैसे हो जाएगा, हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जो नंबर ऑफ फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स है वो तो किस में थे अपने पास, y-x में। नंबर ऑफ फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स कोलिजन किए, ये वाला ग्राफ तो था अपने पास T डिग्री सेंटीग्रेड पर, और ये वाला ग्राफ क्या था अपने पास C प्लस 10 पर। और यहाँ पर जो ये वैल्यू थी वो कौन सी वैल्यू थी, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी आ रहा है समझ में? ये वाला ग्राफ किसके लिए था बताओ, T डिग्री सेंटीग्रेड। T डिग्री सेंटीग्रेड पे नंबर ऑफ फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स का ग्राफ है, और ये क्या है T प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस एक ही बात है, पहले सेंटीग्रेड बोला करते थे, अब सेल्सियस बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी के बाद में जो ये मॉलिक्यूल्स है इनका एरिया अंडर द कर्व क्या है बताओ, ऊपर वाला जो एरिया है वह क्या है बताओ, डबल है। क्या है, डबल है। ये वाला एरिया इस नीचे वाले एरिया का 2 टाइम्स है, इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाती है, क्योंकि नीचे अपने को प्रोपागेशन ऑफ रिएक्शन दे रखी है। एक्स एक्सिस में क्या दे रखी है, प्रोपागेशन ऑफ रिएक्शन। एक्स एक्सिस में दे रखी है अपने को प्रोपागेशन ऑफ रिएक्शन। देखो इधर ध्यान से देखो, तो हम ऐसे बोल सकते हैं जैसे ऐसा भी हम ग्राफ प्लॉट करें, जैसे A B C D, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, D के बाद क्या आएगा बताइए, E F। तो एरिया ऑफ इसका एरिया बताओ, CBEF का एरिया क्या रहेगा, वह इस एरिया का 2 टाइम्स रहेगा, 2 टाइम्स ऑफ एरिया अंडर द कर्व, एरिया ऑफ DABC। इस वाले एरिया से ये वाला एरिया 2 टाइम्स से डबल है, इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन प्रैक्टिकल रूप से डबल है। क्या है, प्रैक्टिकल रूप से डबल है। तो यहाँ पर ये वाला एरिया ज़्यादा है, ये वाला एरिया कम है, तो जो फाइनल रेट है वह इनिशियल रेट की क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी। ये थ्योरेटिकल पहले भी हमने देखा था ये चीज़, अरे पहले आपको रेट कांस्टेंट के हिसाब से मैंने दिखाया था ना, तो उसमें हमने क्या लिखा था बताओ, रेट कांस्टेंट के हिसाब से मैंने कैसे दिखाया था आपको, मैंने ऐसा दिखाया था कि R2 डिवाइड बाय R1 इक्वल्स टू म्यू डेल्टा T डिवाइड बाय 10। अगर टेम्परेचर में डिफरेंस क्या हो जाए, डेल्टा T की वैल्यू क्या हो जाए, 10 आ जाए। 10 कब आ सकती है, जब टेम्परेचर में डिफरेंस 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब टेम्परेचर को कितना राइज करे, 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करे, तो डेल्टा T की वैल्यू 10 हो जाएगी। देन उस कंडीशन में म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो म्यू 2 हो जाएगा, तो जैसे R2 डिवाइड बाय R1 करेंगे हम, तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे, यहाँ 10, यहाँ पे 10, तो 10 से 10 कट जाएगा, तो R2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2R1 हो जाएगा। ऐसा भी हमने आपको पहले बताया रखा है, ये एक्सपेरिमेंटली बता रखा है। ये किसे बता रखा है, एक्सपेरिमेंटली बता रखा। हाँ बोलो, हाँ पूरा ही लिया है, पूरा मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि पूरा यहाँ से लेकर जो ये वाला एरिया है ये डबल है इस वाले एरिया का। क्या लिखा है यार, CBEF जो है वो डबल है, CBEF नहीं DAEF है। CB लिख लिया क्या, हाँ ये लिख लो, DA ऐसे लिख लो,
DAEF, अब सही है। हाँ वो गलती से लिखने में आ गया, ऐसे ही याद करेक्शन कर लो। DAEF है, DAEF ही होगा क्योंकि नीचे वाला एरिया भी तो जुड़ेगा, क्योंकि वह T+10 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये पूरा अंडर द कर्व आएगा, तो नीचे का आएगा पूरा, और ये T में तो इतना आएगा, उसमें इतना आएगा, तो डबल हो जाएगा। आगे समझ में करने आएगा, आ गया तो लिख लो इसको, ये ग्राफ बना लो। एक्टिवेशन एनर्जी, द एरिया ऑफ फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एट T डिग्री सेंटीग्रेड। ये इतना तो बना लो, ये तो लिख लो, चलो ये नहीं बना रखा है तो ये बना लो बस। हाँ वो तो बना रखा है, हमने बना रखा है, पहले ही बनवा रखा है, हमारे को पता है, मैं बनवा रखा है। वह तो हम रेट ऑफ रिएक्शन के फैक्टर अफेक्टिंग कर रहे थे, टेम्परेचर का इफेक्ट भी साथ में देख लिए थे। जो नहीं लिखा है पहले वो बना लो आप, तो पहले नहीं लिखाया गया है। बाकी ग्राफ तो बना रखा है, तो ग्राफ को रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, थ्योरी में लिख लो आप। तो अब ये ग्राफ के बारे में थ्योरी में लिखा रहा था, इसलिए ग्राफ को दोबारा बना लोगे तो क्या हो जाएगा, बना लो एक बार और, क्योंकि ग्राफ के बारे में से लिखाएंगे दीज ग्राफ शो, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट भी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ये वाला एरिया तो T, जो कैपिटल T है ना, T डिग्री सेंटीग्रेड पर, उसको क्या करता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को शो करता है, और ये किस पर शो करता है, T+10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। ये तो आपको पहले लिखा रखा है हमने, तो बना लो इसको, उसके बाद इसके बारे में लिखाते हैं। अच्छा इधर का नहीं आ रहा क्या, नहीं हुआ क्या पता। ध्यान रखेंगे इसका। ग्राफ इसके बारे में लिखो, ग्राफ के बारे में बना लिया ग्राफ। जो एक्सपेरिमेंटली पूछे तो ऐसे बताना है, ग्राफिकल पूछे तो ऐसे बताना है, समझ में आ गई बात। और थ्योरेटिकल पूछे तो थ्योरी लिखनी है, क्या लिखनी है, थ्योरी। कुछ नहीं पूछे तो सब कुछ बताना है, क्योंकि बताने के लिए बहुत कुछ है। आधा नंबर का क्वेश्चन ही होगा, लेकिन और क्वेश्चन तो आएंगे नहीं ना, तो फिर इसमें ही बताना है सब कुछ। कॉपी के पेज ही नहीं भरेंगे, तुम गिनोगे तो ही नहीं भरेंगे। आधी कॉपी भी कोई नहीं भर के आ सकता है केमिस्ट्री में। 40 पेज की कॉपी आती है, 20 पेज भी किसी से नहीं भरते हैं। हाँ हो गया क्या, हो गया तो दोबारा इसमें ये लिखो, इसके बारे में थ्योरी में लिखो। लिखो these graphs show that
in the curve, these graph show that in the curve at t plus 10 degree Celsius, t plus 10 degree Celsius, t plus 10 degree Celsius, the area showing that the fraction of reacting molecules having energy equal to एक्टिवेशन या ग्रेटर देन एक्टिवेशन, ऐसे लिखो, एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स कितना कोलिजन करे, कितने फ्रैक्शन है उनके, having energy equal to or greater than activation energy, भाई या तो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी होनी चाहिए या उसके ज़्यादा होनी चाहिए, तभी कोलिजन करेंगे, क्योंकि कोलिजन होने के लिए कम से कम एक्टिवेशन एनर्जी होना कंपल्सरी है। नहीं आया समझ में? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स तो सारे ये यहाँ वाले भी हैं, यहाँ वाले भी, यहाँ पे भी है, बट ऐसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स लेने जो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी गेन करे या इससे ज़्यादा एनर्जी गेन करे, तो उनका एरिया अंडर द कर्व डबल आएगा T डिग्री सेंटीग्रेड से। ये बोलना चाह रहा है, समझ में आ गई बात? नहीं आई? आ गई ना, लिखो, अभी आ जाएगा। इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी gets doubled leading to double the rate of reaction, gets doubled leading to double the rate of reaction। क्या नहीं आया समझ में? अब बताओ। हम ऐसा बोलना चाह रहे हैं T प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ऐसे रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल है या इससे ज़्यादा है, उनका जो एरिया अंडर द कर्व है वह T डिग्री सेल्सियस वाले मॉलिक्यूल से क्या है, जस्ट डबल है। तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। समझ में आ गई बात? बाकी तुम यहाँ से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये एरिया लगभग सेम है, ओवरऑल के लिए तो सेम लगेगा ना, जीरो से देखेंगे तो सेम लगेगा, बट एक्टिवेशन एनर्जी के बाद में देखेंगे तो क्या लगेगा, T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस वाला एरिया 2 टाइम्स होगा T डिग्री सेल्सियस से। समझ में आ गई बात? तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया, ये बोलना चाह रहा है। आ गया समझ में? अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्हेनियस थ्योरी, प्रिंसिपल एंड द एक्टिवेशन एनर्जी। तो हेडिंग डाल दो आर्हेनियस थ्योरी, प्रिंसिपल एंड द एक्टिवेशन एनर्जी। आर्हेनियस थ्योरी कोमा प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, प्रिंसिपल वाला प्रधानाचार्य नहीं, प्रिंसिपल नॉट PAL, प्रिंसिपल एंड एक्टिवेशन एनर्जी, या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एक ही बात है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो बताओ आर्हेनियस के अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस प्रिंसिपल, आर्हेनियस ऐसा बोलते हैं कि किसी भी रिएक्शन में सारे के सारे रिएक्टेंट भाग नहीं लेते, ऐसे रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेंगे जो एवरेज एनर्जी के बराबर एनर्जी गेन करे। जिनके पास एवरेज एनर्जी होगी वही क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे तो पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे या नहीं बनेंगे?
तो हम ऐसा बोलना चाहते हैं कि किसी रिएक्शन मिक्सर में अगर अपने पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है तो सारे के सारे थोड़े कोलिजन करेंगे। जैसे ए है, बी है, तो कोलिजन का मतलब है ये इससे कोलाइड करेगा, ये इससे कोलाइड करेगा। तो अगर पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स कोलिजन करने लग गई तो क्या हो गया बताओ? कोलिजन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। क्या हो गई? 1, क्योंकि नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स भी 100 है, टोटल मॉलिक्यूल्स भी 100 है, क्योंकि सारे के सारे कोलाइड कर गए तो पूरा प्रोडक्ट बढ़ जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है, ऐसा आइडियल कंडीशन में पॉसिबल है, क्योंकि सारे के सारे थोड़ी टॉप कर जाएंगे। बताओ हम सबको पढ़ाएंगे तो सब थोड़ी टॉप कर जाएंगे, सब प्रोडक्ट थोड़ी बना सकते हैं। वही कंपाउंड प्रोडक्ट बनाएंगे जो एवरेज एनर्जी के बराबर एनर्जी गेन करे। तो मैं ऐसे बोलना चाहता हूँ कि अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस प्रिंसिपल ये कोलिजन हो रही है तो कोलिजन करने के लिए वही रेडी है जिनके पास एवरेज एनर्जी है। जैसे ए बी मान लो, चलो आप तो ए बी प्लस सी डी है, तो ये कुछ ना कुछ एनर्जी गेन करेंगे तभी एक्टिव होंगे। तो इस एनर्जी को बोला जाता है एवरेज एनर्जी। कौन सी? एनर्जी ऑफ एवरेज एनर्जी। अब ये कोलिजन के लिए क्या है बताइए? कोलिजन के लिए तैयार है तो ये कोलिजन करेंगे और एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी गेन करके किसका फॉर्मेशन करेंगे? टीएस का, जहाँ पे ओल्ड बॉन्ड टूटने की कंडीशन में होंगे और न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन की कंडीशन में होंगे। ये ए बी वाला तो टूटने की कंडीशन में है और सी और डी वाला बनने की कंडीशन में है। इसको बोला जाता है टीएस। क्या बोला जाता है? टीएस। टीएस का मतलब है ट्रांजिशन स्टेट। अब ट्रांजिशन स्टेट प्रोडक्ट में बनाएगी तो बहुत कम टाइम लगेगा, बहुत कम टाइम में ये क्या हो जाएगी? प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगी, क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी हो गई। क्योंकि एवरेज एनर्जी ने अब क्या कर लिया? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी भी क्या कर ली? इसने गेन कर ली। एक्टिवेशन एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई तो ये कंपाउंड, ये इंटरमीडिएट क्या हो गया? अनस्टेबल हो गया। क्या हो गया? अनस्टेबल। तो बहुत कम टाइम लेग में क्या हो जाएगा? ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, तो AC और BD बन जाएंगे अपने पास। तो ये ऐसे अपने पास प्रोडक्ट आएंगे। अब प्रोडक्ट अगर हीट रिलीज करेगा तो ये जो ग्राफ है ये नीचे तक आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा ये लाइन। अगर ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो कहाँ तक रहेगा? ऊपर तक रहेगा, क्योंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर एंडोथर्मिक है तो E1 की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी, और एक्सोथर्मिक है तो किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी? E2 की वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर ना तो एंडोथर्मिक है ना एक्सोथर्मिक है तो E1 = E2 होगा। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पर तो है अपने पास टोटल एनर्जी। इस टोटल एनर्जी को बोला जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। कौन सी एनर्जी? थ्रेशोल्ड एनर्जी। और ये अपने पास है रिएक्शन प्रोपागेशन या रिएक्शन कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? रिएक्शन कोऑर्डिनेट या रिएक्शन प्रोपागेशन, एक ही बात है। प्रोपागेशन ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो ये कुछ समझ में आया तुम्हारे का नहीं आया? हाँ, अरे कुछ तो आया होगा। थ्रेशोल्ड एनर्जी किस किस का सम होगी बताओ? एनर्जी ऑफ थ्रेशोल्ड किस किस का सम होगी? एवरेज एनर्जी का और एक्टिवेशन एनर्जी का सम होगी। तो यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू निकालोगे तो थ्रेशोल्ड में से एवरेज एनर्जी को माइनस, क्योंकि एवरेज एनर्जी होनी चाहिए तभी कोलिजन करेंगे। भाई पढ़ेंगे कौन 12th क्लास में? हाँ, 12th क्लास का एग्जाम कौन देंगे? जो 12th क्लास की किताब को समझे, केमिस्ट्री की किताब को, तो केमिस्ट्री की किताब को समझने के लिए एनर्जी भी तो होनी जरूरी है, तो ही वह एग्जाम में बैठेंगे ना। अब केमिस्ट्री का कुछ ही नहीं आता है, वो एग्जाम में बैठ सकते हैं क्या? नहीं बैठ सकते, उनको पहले ही भगा देंगे, उनको पहले ही भगा देंगे। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि कोलिजन होने के लिए कुछ स्पेसिफिक एनर्जी चाहिए होती है, उसको बोला जाता है एवरेज एनर्जी। उसके बाद ये कोलाइड करने के लिए रेडी हो गए, ये एक दूसरे से भिड़ेंगे। तो अभी कोलिजन थ्योरी बताएगी कि कोलिजन भी इलास्टिक होनी चाहिए। कौन सी कोलिजन? इलास्टिक कोलिजन का मतलब एक दूसरे के परफेक्टली कांटेक्ट में आने चाहिए। ऐसा कोलिजन प्रॉपर नहीं होगा ये इन इलास्टिक कोलिजन में। जैसे ए और बी यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों?
क्योंकि ये इसके कांटेक्ट में तो आ रहा है लेकिन ये इसके कांटेक्ट में नहीं आ रहा, तो यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। अब यहाँ पर हर रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट के परफेक्टली टच में आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ओल्ड बॉन्ड टूटेंगे और न्यू बॉन्ड बनेंगे। समझ में आ रही बात? तो इसमें लिखो, ये क्या टॉपिक क्या चल रहा है बताओ, आर्हेनियस प्रिंसिपल या आर्हेनियस थ्योरी, आर्हेनियस थ्योरी एंड एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। तो आर्हेनियस बताते हैं, आर्हेनियस साइंटिस्ट है, वही साइंटिस्ट है जो एसिड बेस के बारे में बताते हैं, नाम आर्हेनियस उन्हीं का नाम है। तो आर्हेनियस थ्योरी उसमें भी पढ़ा है ना आपने, जो H+ आयन देते हैं वो क्या है, एसिड, और जो OH- आयन देते हैं वो बेस, वही आर्हेनियस है। तो लिखो इसमें, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस प्रिंसिपल, according to Arrhenius principle, according to Arrhenius principle, a reaction can occurs, a reaction can occurs, a reaction can occur when molecules of reactant, when molecules of reactant collide with each other, collide with each other to form an unstable intermediate, to form an unstable intermediate, to form an unstable intermediate, ब्रैकेट में लिख लो TS, अनस्टेबल इंटरमीडिएट, ब्रैकेट में TS का मतलब है ट्रांजिशन स्टेट, TS या ट्रांजिशन स्टेट, ब्रैकेट क्लोज, एग्जिस्ट फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, एग्जिस्ट फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, exist for a very short time, and then या and after some time, एक ही बात है, and then break up हो जाता है इसका, break up to form product molecules, and then break up to form product molecules, तो बहुत कम टाइम, शॉर्ट टाइम के लिए एग्जिस्ट करती है और किसमें चेंज हो जाती है, प्रोडक्ट में चेंज हो जाती है। आ रहा है समझ में? अब ये ग्राफ प्लॉट करो, आप इस ग्राफ को प्लॉट करो। पहले कोलिजन कैसे होगा, कोलिजन के बारे में बताऊंगा, पहले कोलिजन थ्योरी अलग से एक्सप्लेन करेंगे, पहले इसके बारे में लिख लो। तो यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी बताइए, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, एक्टिवेशन एनर्जी को हम लिखते हैं इससे EA से, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा अपने पास थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज एनर्जी, कौन सी एनर्जी, एवरेज एनर्जी। तो यहाँ पर थ्रेशोल्ड को हम लिख दे ET से, और एवरेज को लिख दे E एवरेज। ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, एवरेज एनर्जी कैसे निकालते हैं। समझ में आ रहा है ना कुछ, तो नहीं आ रहा? ABCD की कोलिजन कराई है हमने, किसकी कराई है, ABCD। तो कोलिजन में कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, अभी यहाँ पर वो वाला नहीं लिखना, ये लिखना है A B और C और D। बताओ यहाँ पर कोलिजन होगी क्या, नो कोलिजन, क्योंकि B C की तो परफेक्टली कांटेक्ट में आ रहा है, बट A D के परफेक्टली कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे नो रिएक्शन। अभी ये कोलिजन थ्योरी बताएगी कौन सी कोलिजन इलास्टिक है। आप इसमें हम A को यहाँ लिखते हैं, B को यहाँ लिखते हैं,
और C को यहाँ पे लिखते हैं और D को यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पर कोलिजन होगी, यहाँ पे कोलिजन, परफेक्ट कोलिजन है। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट बनेगी TS। TS में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये वाले बॉन्ड बनेंगे। समझ में आ गई बात। और वो TS क्या यहाँ पर हाईली अनस्टेबल होगा क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है। इसको बोला जाता है रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्या बोला जाता है, TS को रिएक्शन इंटरमीडिएट भी बोलते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट या TS, जहाँ पे ओल्ड बॉन्ड टूटने की कंडीशन में होते हैं और न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन की कंडीशन में होते हैं, उसको बोला जाता है TS। इसको एक्टिव कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। कौन सा कॉम्प्लेक्स, एक्टिव कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। समझ में आ रही बात। ऐसा क्वेश्चन पूछी गई है NCERT, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इसी में से आएगा पूरा पेपर। क्या होता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, हाँ वही होता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। वेरी गुड। तो बना लिया आपने, ग्राफ बना लिया। हाँ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म दिस इंटरमीडिएट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अरे तो एनर्जी तो रिक्वायर्ड है ही सही ना, उसको तो एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे। इसका नाम है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। जो एनर्जी रिक्वायर्ड है ना इंटरमीडिएट बनाने के लिए, एवरेज एनर्जी से ये वो एक्टिवेशन एनर्जी, वो क्या है NCERT। क्या है ये NCERT, क्या बोलते हैं इसको, ये समझ में नहीं आती। ये तो इसकी डेफिनेशन लिखा है एक्टिवेशन एनर्जी की, नॉट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये तो ऐसा बोला द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म दिस इंटरमीडिएट, इसी इंटरमीडिएट को बोला जाता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और जो एनर्जी लगेगी उसको बोलेंगे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। आ गया समझ में बनेंगे यहाँ, आ गया। तो ये भी लिखो एग्जाम्पल में, ये लिखो सबसे पहले इंटरमीडिएट बनाओ। ये H आया, इसके नीचे लिख लो, इसके जस्ट नीचे। ये सब कुछ बना लिया क्या, ये भी लिख लो। लिख लिया तो फिर लास्ट में ऐसे बनाना है बाय H, क्योंकि मैं AA लिया था, एग्जाम्पल लिया था ना, तो अब मैं सेम ले रहा हूँ। तो H प्लस I, H2 प्लस I2 रिएक्शन करते हैं टेम्परेचर देने पर, तो क्या बनाते हैं बताओ, 2HI। तो इंटरमीडिएट बनेगा, तो ये ओल्ड बॉन्ड टूटेंगे और फ्रेश बॉन्ड बनेंगे। ये तो ओल्ड बॉन्ड है और फ्रेश बॉन्ड को इस कलर से बना रहा हूँ मैं। ये दूसरा कलर हरा मत जैसा कलर आ रहा है, तो ये तो है वीक बॉन्ड है, ये फ्रेश बॉन्ड। तो ये अपने पास क्या होगा, ये TS होगी, इसको बोला जाता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इसमें चेंज हो जाएगा प्रोडक्ट में, 2HI बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2HI। एक HI ऊपर बना लो और एक HI नीचे बना लो, तो 2HI। तो ये प्रोडक्ट बन गया। ये क्या बन गया, प्रोडक्ट। और ये क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया। अब तो आ रहा है कुछ समझ में। तो कोई सी भी रिएक्शन का बनाने के लिए आ सकता है, HH का भी, II का भी, कुछ भी आ सकता है। बना लो इसको, फटाफट बनाओ भाई। एक्टिवेशन एनर्जी की ये लिखनी है, डेफिनेशन लिखनी है। द एक्सियस एनर्जी लिखो, द एक्सियस एनर्जी, एक्सियस मतलब ज़्यादा, एनर्जी विच मस्ट बी सप्लाइड टू रिएक्टेंट्स, which must be supplied to reactant to undergo chemical reaction, to undergo chemical reaction, to undergo chemical reaction. The excess energy which must be supplied,
पर रिएक्टेंट को ऐसी एनर्जी सप्लाई कर दे जिससे कि वह क्या बना ले, प्रोडक्ट बना ले, या क्या बना ले, the excess energy which must be supplied to the reactant to undergo a chemical reaction, to undergo a chemical reaction is called activation energy, is called activation energy, is called activation energy. ये नहीं समझ में आया तो दूसरी डेफिनेशन लिखो, और करके नीचे लिखो, और करके द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म रिएक्शन इंटरमीडिएट, टू फॉर्म रिएक्शन इंटरमीडिएट, ब्रैकेट में लिख लो TS, और करके लिख लो, और करके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स is known as, activated complex is known as activation energy, is known as activation energy. इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय EA, लिख लो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय EA, E मतलब एनर्जी है, A का मतलब एक्टिवेशन है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय EA। और ये एनर्जी का डिफरेंस भी है, कौन सी एनर्जी का डिफरेंस है, थ्रेशोल्ड एनर्जी और एवरेज एनर्जी का डिफरेंस है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्रेशोल्ड, इसे भी लिख लो, इट इज द डिफरेंस बिटवीन, it is the difference between threshold energy and average energy, it is the difference between threshold energy and average energy। नहीं आया समझ में, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द थ्रेशोल्ड एंड एवरेज। और नहीं आया तो और करके लिख लो, एक बार और करो। एक टाइप का एनर्जी बैरियर है, क्या एनर्जी बैरियर है, तो ऐसे लिख लो, द एनर्जी बैरियर बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, द एनर्जी बैरियर बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, the energy barrier between the reactant and product is called activation energy, it's called activation energy। आ गया समझ में, क्या नहीं आएगा, एनर्जी बैरियर है, ये क्या है बताओ, रिएक्टेंट क्या है, और ये क्या है, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इस एनर्जी बैरियर को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, तभी क्या होगी, रिएक्शन फॉर्म होगी। तो इसको कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, रिक्वायर्ड होती है, उसी को एक्टिवेशन एनर्जी भी बोला जाता है। आ गया समझ में, तो सारी चीजें क्लियर है या नहीं है, ये वीडियो इतना बड़ा कैसे हो गया।